हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग आवाज आ रही सर। है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। वेट अ सेकंड, मुझे नहीं आई अभी। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, ओके, मुझे भी आ रही है। तो जस्ट अ मिनट। तो आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग रिवीजन कर रहे थे, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देख लिया था, क्या क्या होता है उसमें। कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह देखा था। तो उससे आगे आज हमें फर्दर आगे जाना है। आपके कौन कौन चैप्टर नहीं हुए अभी जो आपके बचे हुए थे? इसके अलावा कौन सा चैप्टर बाकी है आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अलावा? सर वर्क, पावर, एनर्जी और पार्टिकल सिस्टम ऑफ और रोटेशनल मोशन। ये दो चैप्टर बाकी हैं। ओके, चलो ट्राई करते हैं मैक्सिमम हो पाए। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे लॉज ऑफ मोशन कर लिए थे, जो क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम फ्रिक्शन पे मूव करते हैं। फिर देखते हैं फ्रिक्शन हमारा वो क्या है, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो देखो स्क्रीन नहीं आई आप लोगों की ना। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे, न्यूटन के तीनों लॉ हमने देख लिए थे क्या क्या होते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे निकलता है वो सब हमने देख लिया था। तो ये सब हम कर चुके थे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसमें है कि बुलेट है, मास उसका है 100, बुलेट का मास है 100 ग्राम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, strike a wooden plank and penetrate up to 20 centimeter. It penetrate 20 centimeter. तो आपको बताना है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वुडन प्लैंक, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वुडन प्लैंक कितना होगा?
मच 100 200. 100 आना चाहिए। 100 न्यूटन। ओके, अच्छा आप लोग भी आगे क्या तुम्हारे रिवीजन क्लास थी तो उनके है तो छूटा हुआ है। सर लिखा नहीं था उसमें, हमें लगा हमारी कोई। हाँ अभी रिवीजन चल रहा है लोगों का, जो बचा हुआ मैंने जो बाकी बचा हुआ है कुछ टॉपिक वो सब चल रहे हैं और वी आर डूइंग फ्रॉम द बेसिक। चलो देखो आप लोग भी इधर। तो बाकी लोग निकालो चलो फटाफट से। बाकी लोगों ने निकाला। यस सर, यस सर। आने वाला है। ओके ये निकालना है फोर्स ए चाहिए हमें। तो यहाँ से ए निकाल के यहाँ पुट करना है, ऐसा कुछ बनेगा ये। आगे सबका यस सर। ओके यहाँ पे बी हमारा 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर आपका है 20 का स्क्वायर बाय 2 एस आपका है 0.2 मीटर। तो यहाँ से हम ए निकालेंगे 400 बाय कितना है 2 मीटर, कितना आ जाएगा 4000 यानी कि 1000 आ जाएगा ये। तो 1000 कर लेंगे यहाँ पे और इनटू इसका मास का है 0.1 किलोग्राम, तो ये 100 मीटर आएगा। ठीक है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं वो स्कूल लेवल पे होते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसमें जो है एक मास है जिसको एक थ्रेड से लटकाया गया है 6 किलो के मास को, और बोल रहे एक फोर्स हमने लगाया 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल, और ये लगाया गया मिड पॉइंट पे, ये है मिड पॉइंट है, और रोप की लंबाई 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर है। तो ये बोल रहा है कि जो ये रोप होगी कितना एंगल बनाएगी इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगी उसका कुछ एंगल ऐसा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बनाएगी एट इक्विलिब्रियम, ये एंगल थीटा निकालना है हमें। इनवर्स की फॉर्म में निकाल सकते हो, साइन इनवर्स प्रोसेस में जो भी हो।
तो इसमें टाइम नहीं दिया होगा कि 50 न्यूटन कितनी देर तक लगा? नहीं, टाइम नहीं दिया। टाइम से क्या करोगे? सर ये देखेंगे ना ये कितनी दूर तक हमने इसको साइड में फोर्स लगा तो कितनी दूर तक आगे बढ़ाई है। एंगल तो सर उसी उसी पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, कैसे निकालोगे कितनी दूर तक आगे बढ़ा? अगर मान लो मैं बता भी दूं आपको टाइम, तो क्या करोगे? ये सर tan इनवर्स 5/6। हाँ, tan इनवर्स 5/6 है। ये आप मान लो मैं आपको टाइम बताऊं तो क्या करोगे? अब इसमें आपको लोगों ने कैसे फोर्स लगा, आप टाइम पे क्या करोगे? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, 1 मिनट। डिफिकल्ट हो जाएगा ना आपके, जैसे जैसे एंगल बनाता जाएगा आपका इसका फोर्स भी चेंज होता जाएगा ना, टेंशन वगैरह। सॉरी, ऐसा नहीं बनेगा। जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा ये, वैसे वैसे ये भी चेंज होता जाएगा। तो आपको इंडिकेट करना पड़ जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा, उससे आएगा भी नहीं है। आपको फाइनल कंडीशन देखनी है। फाइनल वगैरह इक्विलिब्रियम है ये, तो ये इक्विलिब्रियम है तो क्या करना चाहिए देखना है। tan inverse 5/6 है इसका आंसर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सॉल्व 5/6 is the answer. डन सर। Done. Okay. हुआ सबका? नो सर। अभी नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम देखो, उसमें इक्विलिब्रियम कैसे? ऐसे कंडीशन बनेगी। इसको आपको इक्वेट करने हैं फोर्सेस y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में, तो वहां से मेरा एंगल आ जाएगा। y डायरेक्शन में क्या बनेगा? फोर्स t डैश cos थीटा बनेगा, और ये t डैश sin थीटा आपका बनेगा 50 के बराबर। तो इनको डिवाइड कर लो आपस में। t डैश नहीं पता क्योंकि आपको, तो डिवाइड कर लो। tan थीटा इक्वल टू 50/60 आ जाएगा, कट जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 5/6 आ जाएगा थीटा।
ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसमें ना मैं इक्विलिब्रियम पे निकाला था, तो इसलिए हमें फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन है काफी, अभी 12th क्लास में भी आएगा आपका ऐसे क्वेश्चन शुरू में। तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। आगे आपका जो है, इसके अलावा इसमें फ्रिक्शन है, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कशन है और सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन है। तो सर्कुलर मोशन से हमें वर्क एनर्जी पावर पहले कर लेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन करना चाहिए। पहले फ्रिक्शन फोर्स कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है क्यों होता है पहले तो ये है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है, तो पहले ये था कि भाई ये माना जाता था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है सरफेस हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऐसे होते हैं सरफेस सारे, किसी भी बॉडी का सरफेस अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे कैसे दिखेगा आपको। तो ये सरफेस जो होते हैं आपस में खुरदुरे होते हैं, तो जब आप इनको कांटेक्ट में लाते हो तो ये सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो ये लॉक हो जाते हैं, तो इंटरलॉकिंग हो जाती है इनमें। और जब आप इसको मूव कराओगे किसी ब्लॉक को ब्लॉक के ऊपर, तो ये इंटरलॉकिंग आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो पहले ये माना जाता था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एरिया होता है। जो ये एरिया यहाँ पे आता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर एरिया से इंडिपेंडेंट यहाँ पे होता है ये फ्रिक्शन फोर्स, तो उसका मतलब है कि अगर मान लो मैं ऐसा ब्लॉक लेता हूँ और एक केस में ऐसा लेता हूँ, ऐसे होता है केस में और एक केस में ऐसे होते हैं। तो जो हमारी थ्योरी थी ओल्ड वाली, उसके हिसाब से यहाँ ज्यादा फोर्स होना चाहिए था एज कम्पेयर टू आप उसको ऐसे रखोगे, सेम ब्लॉक को आपने घुमा दिया। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो फोर्स आपका यहाँ ज्यादा होना चाहिए इस वाले केस में, लेकिन ये देखा गया कि फ्रिक्शन फोर्स दोनों केस में सेम निकल के आता है। उसकी वैल्यू आती है फ्रिक्शन फोर्स की, वो सेम निकल के आती है। तो यानी ये जो इसकी रफनेस है सरफेस की, उसके बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे आपकी सेम आ रही है दोनों केस में। तो फिर नई थ्योरी आई तो उसमें बोला गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो जो है एक्चुअली आपके जो दो सरफेस होते हैं वो ऐसे होते हैं खुरदुरे, तो कांटेक्ट में जो होते हैं काफी कम पॉइंट पे कांटेक्ट में होते हैं, और जिन पॉइंट पे वो कांटेक्ट में होते हैं वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये आपस में एक तरह से जुड़ जाते हैं, एक तरह से वेल्ड हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड। तो ये कोल्ड वेल्ड हो जाते हैं आपस में बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर। अब क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि दोनों यहाँ पे फ्रिक्शन बराबर है। तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरिया काफी कम होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कम हो गए। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा थे, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कम हुए तो प्रेशर हमारा जो है उन पॉइंट पे ज्यादा था, इसलिए यहाँ कोल्ड वेल्डिंग कम पॉइंट पे है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ज्यादा पॉइंट है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ओवरऑल हमारी जो इनकी आपस में कोल्ड वेल्डिंग होती है वो सेम आती है दोनों केसेस में। तो दोनों केसेस में हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम आती है। तो ऐसे जो है एक्सप्लेन किया गया कि फ्रिक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया है। ठीक है, तो दिस इज द न्यू थ्योरी कि जो आपस में इनका जो प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स बोल सकते हैं आप उसे, दो पार्ट उसके बीच में लगता है बॉडीज के बीच में। तो एडहेसिव जो प्रेशर है उसके कारण यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो ये तो फिर थ्योरी की बात हुई। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी है उस पर आप फोर्स अगर लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है। तो मान लो आपने अब फ्रिक्शन जो चेंज करता है वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वहां तक चेंज कर सकता है। तो वहां तक वो चेंज कर सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू को। मान लो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है, आपने यहाँ पे फोर्स 1 लगाया, लेकिन तो फ्रिक्शन हमारा जो लगेगा वो 1 लगेगा। आपने अगर मान लो इसे फोर्स को 2 कर दिया तो फ्रिक्शन हमारा 2 हो जाएगा, 3 लगाया तो 3 हो जाएगा, 5 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5, 6 तो 6, क्योंकि मैक्सिमम 6 हो सकता है। अब आप 7 लगाओगे तो बढ़ेगा नहीं, अब ये सेम रहेगा।
तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू जो है एक लेवल तक बढ़ा सकता है। तो फ्रिक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे विद एक्सटर्नल फोर्स के साथ तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा शुरू में, और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और फिर थोड़ा सा वैल्यू यहाँ कम हो जाती है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है जो कि अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है बार बार, और यहाँ पे बॉडी रुकी हुई है ना, यहाँ पे बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये सेल्फ एडजस्टिंग भी है। ये ग्राफ जो हमने बनाया है ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आपके फोर्स के अप्लाइड फोर्स के बीच में है, जो फोर्स आपने लगाया है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, फिर बॉडी जो चलने लगी तो ये जो फ्रिक्शन है हमारा एक डायनेमिक फ्रिक्शन होगा, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। बॉडी चलने लगी। अच्छा, यहाँ पे एक जो फ्रिक्शन है यहाँ पे वैल्यू जो है मैक्सिमम तक गई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू मैक्सिमम यहाँ तक जाती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वैल्यू एक्चुअली जो है यहाँ तक जाती है और फिर घटती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो कई बार लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनमें हम ये मान लेते हैं कि वैल्यू जो है मैक्सिमम तक गई और फिर कांस्टेंट हो गई। जो घटने वाला सीन है ये ज्यादातर माना नहीं जाता क्वेश्चंस में। आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, आप दो ही फ्रिक्शन माने जाते हैं, एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक। लिमिटिंग की बात नहीं आती कई बार, या लिमिटिंग की बात आती है तो फिर लिमिटिंग से मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ऐसे कोई वो कर रहा है या नहीं कर रहा, मैंने आपको लेना है या नहीं लेना, उसकी बात वो कर रहा है या नहीं कर रहा, पता कैसे रहेगा आपको। मान लो क्वेश्चन उसने बोल दिया कि बॉडी है और उस पर जो आपने फोर्स लगाया, मान लो उसने बोला कि भाई आपकी जो बॉडी है, अब इस पे क्या होगा, वैल्यू आपकी बढ़ रही है, मान लो वैल्यू यहाँ पे 5 है, 6 है और ये मान लो 5 ये है, ठीक है, ऐसे है। उसने बोला कि बॉडी है, उसमें मैंने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मूव नहीं करी, जस्ट 6 से थोड़ा सा ज्यादा लगाया तो उसने मूव करना शुरू किया, 6 से अगर ज्यादा मैंने फोर्स लगाया तो उसने मूव करना शुरू किया। अब लेकिन वो बोल रहे थे वो बॉडी चल रही है तो उस पर फोर्स 5 लग रहा है, तो इसका मतलब है वो इसकी बात कर रहा है ग्राफ की, कि 6 पे उसने मूव करना शुरू किया लेकिन अब जो फोर्स फ्रिक्शन का लग रहा है वो 5 लग रहा है। अदरवाइज क्या बोलता, वो बोलता कि 6 पे का फोर्स लग रहा है और फिर उसके बाद 6 का ही लग रहा है कांस्टेंट, तो फिर वो इस ग्राफ की बात कर रहा होता। तो वो क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ ये वाला है लेना है या ये वाला लेना है। तो आपके नीट वगैरह क्वेश्चन होते हैं यूजुअली ये वाला ग्राफ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन भी ये वाला ग्राफ लेते हैं, लेकिन कई बार स्कूल में जो है ये वाला ग्राफ की बात हो रही होती है तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है अलग वैल्यू के साथ। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर वहां से हो जाएगा, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। ठीक है, दूसरा अगर आपसे एंगल पूछूं, ये एंगल कितना होगा, $45। 45, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों फोर्स आपस में बराबर है, F इक्वल टू F है ना यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। तो अगर दोनों फोर्स बराबर है तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और बीचों बीच पास होगी, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री का होता है। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये फ्रिक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन में, यूजुअली कभी कभी लिमिटिंग दिया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी बॉडी मूव कर रही होती है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक होता है, तो वो निकालना तो इजी है, तो आप निकाल दोगे उसका फॉर्मूला, क्योंकि कांस्टेंट है ना वो, तो निकालना इजी है। लेकिन जब बॉडी रुकी हुई होती है उस टाइम पे उसमें कुछ भी फ्रिक्शन हो सकता है, 0 से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, तो उसका फ्रिक्शन बता नहीं सकते कि कितना होगा, वो फ्रिक्शन कितना होगा बताना आपको इनडायरेक्टली बताना पड़ेगा, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आप बताओ, डायरेक्टली लिख सकते हैं आपकी फ्रिक्शन इतना है। लेकिन जब काइनेटिक की बात होगी तो आप डायरेक्टली फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो हमारी आती है म्यू टाइम्स एन, म्यू एन, और कई बार म्यू के भी लिखते हैं, म्यू के इनटू एन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम जो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं म्यू के, वो दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, म्यू के कितना है आपका, यूजुअली 1 से कम होता है, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे दिया रहेगा, 0.4, 0.5।
तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे और नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन आपका mg के बराबर होगा यूजुअली, या फिर मान लो कई बार कुछ एक्सेलरेशन जैसे हमने लिफ्ट का केस देखा था mg प्लस a हो रहा था, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे mg माइनस a हो रहा था, या कोई और केस आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज भी हो सकता है यूजुअली, लेकिन mg के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक निकालना इजी है, वो फिक्स है, हमेशा इतनी वैल्यू आएगी उसकी, लेकिन लिमिटिंग कुछ भी हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम वगैरह लगा के देखना पड़ेगा फोर्स का, क्या फ्रिक्शन कितना होगा, तो हमें वहां पे चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो क्वेश्चंस में। उसके अलावा जो फ्रिक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन हो सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक हो सकता है रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी स्लाइड करती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस पे एक्ट करेगा, रोलिंग करेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और रोलिंग में इजी होता है बॉडी को मूव करना, तो वी कैन से रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। तो रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें कोई ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। तो ये होगा। अच्छा, दूसरा हमने ये बोला कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो मैंने बोला कि इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आप फोर्स लगाओगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू, नेट फोर्स जो लगाओगे नेट फोर्स उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, जीरो से लेके टॉप तक। ठीक है, अब जो है दूसरी बात इसमें ये है कि फ्रिक्शन जो है मैग्नीट्यूड में सेल्फ एडजस्टिंग है ही, डायरेक्शन में भी सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब अगर आप इधर को फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा, आप अगर इधर को फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन ऐसे लगने लगेगा, आप अगर यहाँ सामने से लगाओगे फोर्स तो फ्रिक्शन इधर को काम करने लगेगा। जिधर को आप लगाओगे फोर्स नेट उसके अपोजिट फ्रिक्शन काम करने लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में वो सेल्फ एडजस्टिंग है, अपनी डायरेक्शन को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है फ्रिक्शन फोर्स। तो इससे हमारा क्वेश्चन जो हम करते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो वैल्यू भी चेंज करता रहेगा, अभी क्वेश्चन विल रिमेन विल बिकम कॉम्प्लेक्स, थोड़ा देखना पड़ेगा उसे कैसे डील करना है। तो दैट इज द थिंग। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, अपोज करता है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब आप अगर टेबल है इसके ऊपर ये रखा हुआ है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव करने में अपोज करेगा। लेकिन मान लो ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है और टेबल ही मूव करने लग गया, तो फिर इसके साथ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पहले वाले केस में फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, दूसरे वाले केस में आपने फोर्स लगाया टेबल पे, आगे मूव कर रहा है। अब मान लो ये ब्लॉक मूव ना करे, इस पे फ्रिक्शन ना हो, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, टेबल आगे चला जाएगा और बॉक्स नीचे गिर जाएगा, टेबल आगे चला जाएगा, बॉक्स नीचे गिर जाएगा अगर फ्रिक्शन ना हो। लेकिन फ्रिक्शन होने के कारण ये साथ में मूव करते हैं। तो फ्रिक्शन क्या देखता है? फ्रिक्शन देखता है कि टेबल आगे जा रहा है, ब्लॉक पीछे रह रहा है, तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ब्लॉक के, तो ब्लॉक को पीछे रह जो रह रहा है उसको आगे की तरफ को फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ को लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो स्टेटमेंट जो सही है वो ये है कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। आई थिंक आप रिलेटिव समझ रहे होंगे, दो बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको फ्रिक्शन अपोज करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। अगर कई बार ऐसा लिखते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ये गलत है। फ्रिक्शन कई बार मोशन को सपोर्ट भी करता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये सही है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस ब्लॉक का जो मोशन हो रहा है ये फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है, इस ब्लॉक का जो मोशन है वो फ्रिक्शन के कारण ही हो पा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन इज गलत, रॉन्ग। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप ये क्लियर होगा सबको। क्लियर है?
क्लियर हुआ ना? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ये? हेलो, Yes, sir. अच्छा, काफी देर में बुला तो हूँ। आवाज वाइब्रेट हो रही है क्या? अच्छा, आज मैं दूसरे रूम में बात रहेगी, इसके साथ वाइब्रेट हो रही है। ओके, तो फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अब जो फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है, फ्रिक्शन के बाकी लॉ भी हैं, कुछ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं जी। सर आप एक केस बताओगे जहां पर फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा हो? यहाँ पे है ना, ये कर तो रहा है, आप टेबल को मूव करा रहे हो तो ब्लॉक का मोशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के कारण ब्लॉक मूव कर रहा है ना, ये ऊपर रखा हुआ है इसके, यस सर। तो उसका मोशन इसलिए हो रहा है। और आपका भी एक क्वेश्चन भी आएगा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये वाला ट्रक वाला जो है कि ट्रक पे बॉक्स रखा हुआ है और ये ट्रक आगे जब जाता है तो क्या इसका वो होगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में कि एक ट्रक है, उसमें बॉक्स रखा हुआ है, आगे जा रहा है, यस सर है। तो बॉक्स आगे है ना, तो बॉक्स कितनी देर बाद गिरेगा, तो भाई ट्रक यहाँ पहुंच जाएगा, मान लो तो बॉक्स यहाँ पे गिरेगा, तो बॉक्स यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा? फ्रिक्शन के कारण पहुंचा, जिससे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसके कारण तो पहुंचा, नहीं तो बॉक्स और कैसे पहुंचेगा? आप धक्का थोड़ी मार रहे हो इस पे कुछ, या ट्रक कोई पुश थोड़ी कर रहा है इसे, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग द मोशन। ओके, चलो समझ में आया अभी? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें लॉज क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन के? ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हो, क्या है? जो फोर्स होगा आपका, लिमिटिंग में स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है लगभग। पहला है कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। आई मैंने आपको बताया था, फिर से ये आ जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शन है, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। सेकेंड, it opposes the relative motion. थर्ड, एरिया के इंडिपेंडेंट है, अभी आपको बताया था मैंने। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्थ, जो फ्रिक्शन फोर्स है, it depends on the material, depends on the material of the surface in contact.
मटेरियल एंड देयर फिनिश भी बोल सकते हैं, एंड फिनिश मटेरियल एंड फिनिश, मतलब इसका ये है कि जो म्यू की वैल्यू है एक्चुअली ये डिपेंड करती है कि आपके दो सरफेस जो है कांटेक्ट में क्या है। अगर मैं लकड़ी को रख दूं स्टील के ऊपर तो इसका म्यू कुछ और आएगा, और अगर मैं स्टील का ब्लॉक स्टील के ऊपर रख दूं तो म्यू कुछ और आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो है यहाँ पे क्या है। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट इज द सरफेस इन कांटेक्ट। तो एफ डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड देयर फिनिश। फिनिश पे डिपेंड करेगा आपका सरफेस पॉलिश है या खुरदुरा है। तो पॉलिश होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, खुरदुरा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स भी डिपेंड करेगा फिर सरफेस है आपके। तो ये 4 लॉ हैं हमारे। आई होप सबको 4 लॉ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे चलें। यस सर। ओके, नेक्स्ट इसमें 2 डेफिनेशंस हैं। एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक है एंगल ऑफ रिपोज। पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जब आप किसी ब्लॉक पे मान लो फोर्स लगा रहे हो P, तो इस पे और फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? mg नॉर्मल रिएक्शन, एंड पीछे को लगेगा फ्रिक्शन। उसको यहाँ बनाएंगे सरफेस के, जहाँ पे सरफेस होगा। तो ये 4 फोर्स इस पे लग रहे हैं। जब आपने से P फोर्स लगाया तो इस पे फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया। तो यू हैव 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इसमें से कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि सरफेस लगा रहा है? सरफेस कौन कौन से फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। 2 फोर्स जो है सरफेस से लग रहे हैं। mg जो है अर्थ लगा रही है, तो सरफेस फोर्स नहीं बोल सकते उसे। सरफेस फोर्स यहाँ पे जो है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन है। तो नेट फोर्स जो अर्थ लगा रही है, अगर मैं नेट निकालूं तो उसका रिजल्टेंट किधर को आएगा? ऐसे आएगा, जो सरफेस लगा रहा है, सॉरी ऐसे उसका रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से कंप्लीट करूं पैरेललोग्राम, ऐसे कुछ बनेगा ये। दिस इज द नेट रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट जो है कितना एंगल यहाँ पे बना, ये बनाएगा, मान लो ये एंगल थीटा बनाएगा इसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो थीटा एंगल बनता है विद नॉर्मल रिएक्शन उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या है? एंगल which the resultant force makes, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, makes with normal reaction। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। अब इसको निकालेंगे कैसे? अगर देखो यहाँ पे तो आर, एन और एफ का रिजल्टेंट आर है, या फिर आप बोल सकते हो आर के कंपोनेंट एन और एफ हैं। तो वी कैन राइट दैट आर साइन थीटा इक्वल टू एफ एंड आर कॉस थीटा इक्वल टू एन, है ना, क्योंकि एफ और एन का रिजल्टेंट ही आर है, या फिर आर के ही कंपोनेंट एफ और एन है। अब इन दोनों को अगर हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशंस को। तो डिवाइड करूंगा तो r कट जाएगा, तो tan थीटा मेरा क्या जाएगा? f by n। तो tan थीटा इज f by n। अब आपको पता है कि f आपका जो होता है म्यू n होता है, तो ये कट जाएगा तो tan थीटा आपका म्यू आ जाएगा। यानी आपका जो एंगल है वो tan इनवर्स ऑफ म्यू है। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है मेरा वो tan इनवर्स ऑफ म्यू है। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया सबको? यस सर। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन जो इसमें है वो है एंगल ऑफ रिपोज। यहीं पे कर लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज भी सेम आएगा आपका, लेकिन होता क्या है ये जो होता है वैल्यू सेम आएगी।
ये होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक प्लेन पे रखा हुआ है और इस प्लेन को आप उठाना शुरू करो, यहाँ से एंगल को टिल्ट करना शुरू कर दो, कुछ एंगल पे क्या होगा, नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। जिस एंगल पे नीचे खिसकना शुरू होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो ये क्या चीज है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of plane with horizontal such that a body placed on it just began to slide down. Just began to slide down. तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उसको निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, ये स्लाइड क्यों नहीं कर रही, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है। देखो एफ फ्रिक्शन देखो काम कर रहा है इस पे, और एम जी नीचे काम कर रहा है। एम जी के आप कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हो अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये अलोंग द प्लेन जो बना, ये कंपोनेंट कितना बनता है आपका, अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, एक्चुअली एंगल थीटा है ना यहाँ पे, ये थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा होगा, तो ये एम जी कॉस थीटा बनेगा। इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो तेरे को थीटा होगा और वो कॉस बनता है, तेरे को एम जी कॉस थीटा बनता है, तेरे को एम जी साइन थीटा बनता है। तो ये जो है एम जी कंपोनेंट ने ब्रेक कर दी अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो अलोंग द प्लेन होगा ये इसको मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन इसे रोक रहा होगा। तो जब आप इसका एंगल बढ़ाओगे तो आपका एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, वहां पे ये चलना शुरू हो जाएगा। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन बोल दो, हो जाएगा, तो चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, है ना। एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन होगा तो उस पर मूव करेगा। अब फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे, तो फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा म्यू इनटू एन। जब ये चलना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इनटू एन। अब एन कितना होगा यहाँ पे, एन हमारा जो यहाँ पे होगा इधर को होगा, एन हमारा बराबर होगा एम जी कॉस थीटा के। अगर मैं इक्विलिब्रियम ले लूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मेरा ब्लॉक ना तो प्लेन के अंदर घुस रहा है ना उसके ऊपर उठ रहा है। तो अगर ये ना तो अंदर घुस रहा है ना ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब इसकी नेट फोर्स 0 है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है तो वी कैन राइट n इक्वल टू mg cos थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू mg cos थीटा। यहाँ से 5 होते हैं एक्चुअली, थीटा नहीं 5 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन यूजुअली 5 से या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 या अल्फा बोल सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूं अल्फा या 5 होता है यूजुअली इसे टर्म। तो ये आ जाएगा mg sin phi या sin अल्फा इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा या cos phi। अब इससे ये काट लो तो आपका tan अल्फा आ जाएगा। तो आपका फिर दोबारा जो अल्फा है वो tan इनवर्स ऑफ म्यू आ गया, सेम आ गया जैसे ऊपर आया था। तो यानी एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों आपस में बराबर आते हैं न्यूमेरिकली। हालांकि कोई आपस में सब रिलेशन नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकली आपस में क्या होता है, बराबर आते हैं। ठीक है, क्लियर। दोनों क्लियर हुए, एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यस सर। ओके, तो फ्रिक्शन जो है नेसेसरी इविल है। कैसे प्रूव करोगे कि फ्रिक्शन नेसेसरी इविल है? फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, हाउ डू यू प्रूव दैट इट इज नेसेसरी इविल? बताओ इसका क्या मीनिंग है और कैसे प्रूव, कैसे बताओगे कि नेसेसरी इविल है?
सर एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोला था आपने? फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई है फ्रिक्शन। इसका मीनिंग क्या है? मैंने फ्रिक्शन जरूरी भी है और इसके नुकसान भी है। नुकसान तो आपको पता है, नुकसान क्या होंगे इसके, आपको बताओ। सर मशीन्स गेट डैमेज्ड। मशीन डैमेज हो सकती है, बिल्कुल। कार के टायर आपके वियर एंड टियर कर सकते हैं। मशीन में हीट प्रोड्यूस होती है, कई सारी चीजें होती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है चलाने के लिए, तो इसलिए डिसएडवांटेज है। अच्छा, तो मान लो फ्रिक्शन को गायब कर दें, अगर जीरो कर दें फ्रिक्शन को, तो तब क्या प्रॉब्लम है? वॉक नहीं कर पाएंगे। वॉक नहीं कर पाएंगे, है ना, ब्रेक्स काम नहीं करेंगे आपके, और भी कोई हेल्प नहीं, ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं पाओगे, और भी कोई हेल्प नहीं आपकी नहीं होगी। फ्रिक्शन की जरूरत भी है, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, और उससे नुकसान भी है, इसलिए फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी इविल है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके क्या है? पॉलिशिंग कर सकते हो सरफेस को, और बॉल बियरिंग्स। बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हो, करेक्ट। लुब्रिकेशन वगैरह यूज करते हैं, लुब्रिकेंट वगैरह यूज करते हो आप लोग। पानी का जहाज वगैरह होता है तो वहाँ पे आप स्टीम लाइनिंग वगैरह कर लेते हो उसकी, तो एक तरह का फ्रिक्शन ही आपके एयर को फ्रिक्शन को कम कर रहे हो। या प्रॉपर मटेरियल को यूज करो जो आपका है, जिसका फ्रिक्शन कम हो। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रिक्शन के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है कि म्यू है, एक कार और ग्राउंड के बीच में जो म्यू है, कार चल रही है, उसके कार और ग्राउंड के बीच में जो म्यू है वो 0.5 है, बिटवीन कार एंड ग्राउंड। तो लिखा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट what is the minimum distance, what is the minimum distance in which it can acquire a speed of 72 km per hour.
क्या डिस्टेंस? What is the minimum distance it can acquire a speed of 72 किलोमीटर पर आवर. 0 से 72 किलोमीटर पर आवर जाना है आपको, यानी कि 5 बाई 1 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, so 20 आ गया, तो आपको 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक जाना है. 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक जाना है. तो मिनिमम डिस्टेंस इट कैन एक्वायर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालना. फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा फ्रिक्शन के कारण मिलेगा. फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, न्यूटन के बराबर हो सकता है. तो आपका जो ए हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है फ्रिक्शन बाय एम. फ्रिक्शन बाय एम करोगे तो म्यू एन बाय एम हो जाएगा. एन यहाँ पे म्यू एम जी होगा बाय एम. तो फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन हो सकता है वो म्यू जी के बराबर हो सकता है. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो म्यू जी के बराबर हो सकता है. एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, आपको डिस्टेंस निकालना है. तो बताइए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. मीटर 40 मीटर. v पता है आपको, u पता है, s निकालना है और a पता है. तो कौन सी इक्वेशन बनाएंगे. ये v है, ये u है, ये a है और ये आपको निकालना है. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगेगी ऑब्वियसली. तो वो इक्वेशन लगा के हम लोग s निकाल लेंगे. म्यू कितना था 0.5 इंटू जी को 10 मान लो इंटू एस. तो सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा आसान से, है ना. ये 400 हो जाएगा, 400 बटे 10. ठीक है, तो ऐसे होगा. आगे चले. अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं.
अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आपका ट्रेन है या कुछ है, मान लो ट्रेन है या ट्रक है, इस पे कोई बॉक्स रखा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि इस ट्रक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि ये ब्लॉक ट्रक के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। ट्रक के रिस्पेक्ट में कैसा रहे, ये स्टेशनरी रहे। तो इसका मैक्सिमम जो है कितना हो सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है आपको, वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको 0.15। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, सॉरी एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ताकि ये रुका हुआ रहे ट्रक के रिस्पेक्ट में। वन पॉइंट फाइव 1.5, ओके। बाकी लोग यस सर 1.5 कैसे, सर मेरे इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ऐसे ओ क्यों ए बोल मैक्स ए मैक्स कैसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि ए मैक्स हमारा म्यू जी के बराबर होगा, ऐसा क्यों होगा? सर फोर्स होती है म्यू एन के बराबर, तो ठीक ए है, मैक्स फिर एफ बाई एम और फिर म्यू एन एन एम जी के बराबर हो जाएगा और ओके, फिर एन से एम कट जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है, जो इसको आगे मूव करा रहा है फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स है जो इसको आगे मूव करा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ सकता है वो फ्रिक्शन के कारण ही एक्सेलरेशन आएगा। तो हमें देखना है कि फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दे सकता है। तो फ्रिक्शन जो एक्सेलरेशन से दे सकता है उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता ब्लॉक। तो अगर ट्रक उससे ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन से तो ये गिर पड़ेगा ब्लॉक, आपका ये फिसलने लगेगा ब्लॉक। तो ब्लॉक अगर साथ में मूव करना है तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा फ्रिक्शन का, सॉरी ये जो आएगा a इक्वल टू एफ बाय एम, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए ट्रक का। तो जो ट्रक का एक्सेलरेशन है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है। तो एक ट्रक जो है मैक्सिमम इतना हो सकता है, बस म्यू को जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1.5, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होता तो फिर क्या होता, इसका ट्रक आगे भाग जाता, ब्लॉक भी आगे जाता थोड़ा, लेकिन उतना तेजी से आगे नहीं जाता, धीरे धीरे वो अपने 1.5 से आगे जाता एक्सेलरेशन से। अब ट्रक मान लो 2 से जा रहा है, मान लो ट्रक का एक्सेलरेशन 2 हो गया, ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक तो 1.5 से आगे जाएगा एक्सेलरेशन से, और ट्रक जाएगा 2 से, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा इनके बीच में। ब्लॉक ट्रक के रिस्पेक्ट में थोड़ा पीछे को जाने लगेगा और ये जाते जाते गिर जाएगा, है ना। तो ब्लॉक जो है फाइनली जाके यहाँ पे गिर जाएगा, ट्रक आगे निकल जाएगा। तो लोग क्वेश्चन भी करेंगे। चलो आगे करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन कर लेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पे कैसे काम होता है। तो इंक्लाइन प्लेन पे जो आपका फोर्स होगा वो mg sin थीटा mg cos थीटा वो सब फोर्स काम करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक बॉडी है आपकी मास 10 kg की, और बॉडी ऑफ मास 10 kg is placed on an inclined surface. Body of mass 10 kg is placed on the inclined surface at an angle of 30 degree. Surface का angle 30 degree है. Coefficient of limiting friction is 1/√3. ये coefficient of limiting friction है। तो ये बोलते हैं find the force required. क्या निकालना है आपको? Find the force. आपको force निकालना है required किस लिए? To push the body up the inclined plane. Push the body
up the inclined plane, up the inclined ये हमें चाहिए। हंड्रेड न्यूटन। करेक्ट। इसमें 98 दिया हुआ है, उसने जी की वैल्यू 9.8 98 से ज्यादा। हाँ उसने 9.8 दिया हुआ है, जी आपने 10 दिया होगा, तो उसका 98 आया आंसर। आया वाली होगा 100 न्यूटन या 98 न्यूटन। इसमें फेवर डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको ढंग से। एफ आपका इधर को होगा, एन ऐसे होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, और यहाँ पे एम जी साइन थीटा भी काम करेगा, साथ में फ्रिक्शन भी काम करेगा। जब आप ऊपर मूव करोगे फ्रिक्शन नीचे को काम करेगा, और फ्रिक्शन तो ये एफ जो होगा आपको बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के। कितना फोर्स आपको चाहिए। फ्रिक्शन यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू एन लिख सकता हूँ मैं से, या फिर म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये जाएगा आपका एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हमारी एफ की वैल्यू होगी, वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका हो जाएगा √3/2। एम जी मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आ गया आपका √3 से कट गया 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा। 10 इंटू 10
into 1 that is 100. तो g की वैल्यू अगर यहाँ पे 9.8 रखोगे तो 98 आ जाएगा, अदरवाइज 100 न्यूटन. दिस इज आंसर. क्लियर? बाकी लोग क्लियर हुआ? नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया. ओके. अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एक ट्रेन है आपकी, इंजन है इनफैक्ट, इंजन ऑफ पावर इक्वल टू 100 HP हॉर्स पावर के बराबर है. ड्रॉज अ ट्रेन, मतलब मूव करता है अ ट्रेन ऑफ मास 200 metric ton with a velocity of 36 kilometer per hour. To find coefficient of friction. Find the coefficient of friction. हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, कुछ लिखा नहीं तो हॉरिजॉन्टल मानेंगे. इंजन ऑफ दिस मच हॉर्स पावर ड्रॉ ट्रेन ऑफ मास 200 मेट्रिक टन. आई थिंक आपको पता होगा हॉर्स पावर मेट्रिक टन वगैरह क्या रिलेशन होते हैं आपस में. एक हॉर्स पावर जो होती है ये आपको पता होना चाहिए 746 वॉट के बराबर होती है और एक मेट्रिक टन हमारे 1000 किलो के बराबर होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. यूनिट 0.38 केवल. समथिंग 10 to power समथिंग आ रहा है कुछ देखो. So 37285 into 10 raised to power minus 6 आ रहा है. Point 0.38 10 to power minus 8 minus 4 सॉरी ये दिया हुआ है. फोर्स यहाँ पे म्यू एम जी हो जाएगा हमारा, तो फोर्स में पुट कर देंगे म्यू एम. Yes sir, ये आ रहा है अप्रॉक्स. ओके.
ओके, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है म्यू। पावर आपको पता है, पावर आपकी है 100 हॉर्स पावर, तो 100 इंटू 46 वाट डिवाइडेड बाय इक्वल टू किलो म्यू एम जी। एम आपका है 200 इंटू 1000 इंटू 10 हो जाएगा, एम इंटू जी और इंटू वेलोसिटी कितनी है 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 5 बटे 18 करोगे तो 10 आ जाएगी वेलोसिटी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 से ये काट लो तो ये आगे 746 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000। दिस विल कम इक्वल टू दिस मच। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 7.46 आ जाएगा बाय 2 इंटू 1000, उसको -3 कर लो, यहाँ पे ज्यादा आ गया जल्दी 3.7 2 3 6 2 3 14 2 3 16 इंटू पावर -3 8 कितना है 200 मीट्रिक टन, 200 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा तो ये तो आएगा आपका 0.378 10 टू पावर -2 आना चाहिए आंसर। कुछ गलत किया हमने क्या? पावर हमारी हो गई 746 इंटू 100। ठीक है, वेलोसिटी 10 है, ये भी ठीक है। ये है 2 इंटू 10 टू पावर 3 4 5, ये भी सही है। म्यू एम जी, देखो ये आ रहा है आप लोगों का, ये कुछ और आ रहा है। हंड्रेड हॉर्स पावर, 100 इंटू ये किया हमने और डिवाइड बाय 10 किया है, वेलोसिटी से डिवाइड 10 से 100 से डिवाइड किया यहाँ पे। देखो बाकी लोगों क्या आंसर, ये आ रहा है डिफरेंट आ रहा है? सर यही आ रहा है। 0.378 10 टू पावर -2। चलो ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी इसके बाद कुछ, तो ठीक है, बाकी कंसेप्ट तो मैं क्लियर हो गया क्या करना है इसमें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें फ्रिक्शन में। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे देता है जो आपको समझना पड़ता है, जैसे मान लो ये है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन, टू मूव अ ट्रेन move a train of mass को मूव करना है अप एंड इंक्लाइन of 1 in 50 with an acceleration of 2 meter per second square। और आपका जो म्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.005। सबको एफ बताना है कितना चाहिए।
आईएक्सी का अभी तक आंसर नहीं आया। 150 का नहीं समझते हो आप लोग? सर साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/50। 1/50 का मतलब होगा आपका, हाँ ये 50 होगा आपका। क्या 50 मीटर चलो तो 1 मीटर ऊपर पहुंचोगे, है ना? तो ये आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपको थीटा, अब जो भी आपको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाल सकते हो। आपको विद एक्सेलरेशन मूव कराना है इसे। अब जब आपको फोर्स चाहिए तो आपको ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि वो mg को भी बैलेंस करना है आपको, mg sin थीटा को, और फ्रिक्शन को भी करना है, और एक्सेलरेशन भी करना है। ये आपका फोर्स होगा इस बार, ये कैलकुलेट करना है हमें। This we need to calculate.
बताइए फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। अभी नहीं है किसी का आंसर? वैल्यू तो पुट करनी है अब तो। जल्दी बताओ क्या आंसर है। बताइए आंसर क्या आ रहा है। सर 22 into 10 की पावर 4। 22 into 10 की पावर 4। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। 22.5 10 की पावर 4 ऐसे लिखा है। यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा हुआ है 2.25 10 to power 5 ये दिया फाइनल आंसर। लगभग सही है आपको, ठीक है। निकाला सब लोगों ने, बाकी लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो cos थीटा sin थीटा इससे निकालोगे ट्रायंगल जो आपने बनाया ऊपर, अप्रोक्सीमेट लगा लो वैल्यू, लगभग लगभग ये, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, इसका आंसर ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप होमवर्क से आप क्या करोगे, ट्रक वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना होमवर्क से पहले। ट्रक वाला क्वेश्चन है, ब्लॉक कहाँ गिरेगा उसको एक बार खुद ट्राई करके देखना, आंसर निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे। तो फिर अगली क्लास में डिस्कस, अगर नहीं हो तो बता देना मुझे, डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज वर्क पावर एनर्जी। सर्कुलर मोशन एक बाकी एक चैप्टर में, वो हम वर्क पावर एनर्जी के साथ ही सर्कुलर मोशन भी देख लेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो चीजें होती हैं, तो दोनों हम देख लेंगे वहां पे, ठीक है। फिर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल बाकी बचेगा। तो क्लास को स्टॉप कर दें, निकाल लोगे सब लोग ये? बताओ भाई। यस सर।
ओके, चलिए तो ठीक है, क्लास को स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट।